देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले पता है? आर्थिक नीति। क्या करने पड़े हैं? अंग्रेज। देखो जो पहला सवाल है देखो लूटने का उसका 3 वो समय आया। जो पहला चरण होता है ब्रिटिश उपनिवेशवाद का, उसको बोलते हैं वाणिज्यिक चरण। इसमें मकसद था केवल व्यापार करना। कब से कब तक केवल व्यापार करने का उद्देश्य था? तो 1757 से लेकर 1813 के बीच में इस डेट में आया ना। तो इसका केवल एक ही उद्देश्य था, क्या? व्यापार करना। क्या करना? व्यापार में क्या करता था ये लोग? तो ये लोग क्या करता था, ये सी होगा इसका आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी बनाया था उसके व्यापारिक एकाधिकार का प्रयोग करके अधिकतम धन कमाना और भारत से धन की निकासी करना। मतलब यहाँ पे यही करना था कि यहाँ का पैसा है ना, जितना हो सके लूट के अपने देश में चल जाओ इस टाइम पीरियड में। ठीक है। 1757 में क्या हुआ था याद है? बैटल ऑफ प्लासी। क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट तक। उसके बाद जब दूसरा चरण स्टार्ट हुआ, एक सेकेंड, जब दूसरा चरण स्टार्ट हुआ उसको क्या बोलते हैं? औद्योगिक चरण, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन चरण। इस समय इंडस्ट्री वगैरह आएगा। ये कब से शुरू हुआ? पहला वाला कब से शुरू हुआ था? 1757 से 1813 तक। ये औद्योगिक चरण कब से शुरू होगा? 1813 से 1857 का क्रांति बताए थे, 1857 का रिवॉल्ट, वहाँ तक होगा। तो ये 1813 के चार्टर से शुरू हुआ। सर इसमें क्या मकसद था अंग्रेज़ों का? इसमें क्या मकसद था? इसमें दूसरे चरण में मकसद था कि ब्रिटिश उद्योग के लिए जो तैयार कच्चा माल है ना, निर्यातक और ब्रिटेन के निर्मित सामानों के आयातक के रूप में। यहाँ पे क्या करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में कि जो जितना भी यहाँ पर रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है? कच्चा माल। तो इसको क्या करता है? रॉ मटेरियल के उधर चल जाओ, हम कुछ नहीं ना। जो रॉ मटेरियल होता है वो यहाँ से ले जाता है। रॉ मटेरियल क्या करता है? यहाँ से ले जाता है। अब इस कच्चे माल को क्या करेगा? अपने देश में ले जाएगा रॉ मटेरियल को। अब वापस वहाँ पे ब्रिटेन में क्या करेगा? उसे सामान बनाएगा और हम लोग को यहाँ पे लाके बेच देगा। ठीक है, मतलब यहीं से लेके जाता है और वहाँ यहीं से बेच देता है। हाँ यहीं बेच देता है वहाँ से सामान लाके। तो ये दूसरा चरण हुआ। अब आगे तीसरा चरण। बोलो तीसरा चरण कब से शुरू होगा? 1857 के क्रांति के बाद से, जब तक हम लोग को आज़ादी ना मिल जाए। इसका नाम है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। वित्तीय पूंजीवाद का चरण मतलब फाइनेंस करना। क्या करना? फाइनेंस करना। इस चरण में क्या करेगा मेन, कि जो पैसा लगाएगा ब्रिटिश कहाँ पे? भारत में। रेलवे बनाएगा, जिस बैंकिंग लगाएगा, लोगों को ऋण दे के अपने जाल में फंसाएगा, बीमा पॉलिसी लाएगा, बहुत सारा जूट हो गया, चाय हो गया, बागान हो गया, ये सब चीज़ में यहाँ पे पैसा लगाएगा ताकि यहीं के लोग को पैसा दे के यहीं के लोग से बिजनेस कराएगा, टैक्स ज़्यादा लेगा। ठीक है। तो ये 3 चरण हुआ, समझ में आया? ऐसे लूटने का स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखो, जब ये सब चीज़ सर हुआ तब बताइए भारत में क्या क्या जो है उद्योग का स्थापना हुआ। उद्योग मतलब जानते हो? इंडस्ट्री। क्या होता है? इंडस्ट्री। पहला तुमसे पूछे ना, भारत में सबसे पहला कागज का इंडस्ट्री कौन कब लगाया गया? सबसे पहले कागज उद्योग ही लगा था 1812 में। कब? 1812 में। पश्चिम बंगाल में एक जगह है श्री रामपुर, वहीं पे 1812 में सबसे पहले कागज उद्योग लगाया गया। देखो यहाँ 1812 में है ना, पश्चिम बंगाल का जो श्री रामपुर है वहीं पे कागज उद्योग लगाया पहला। लेकिन वो क्या हुआ, उतना सफल नहीं हो पाया। और ये जो लगाया था ना विलियम कैरी नाम के आदमी, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया। फिर 1870 में आया। 1870 में नहीं, अभी सॉरी 1832 में क्या है, सफल तरीके से कागज मिल लग गया। फिर 1870 में भी इसके लिए प्रयास हुआ। मतलब जो कागज कैसे लगा उद्योग यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले 1812 में
फिर 1832 में, फिर 1870 में। कहाँ पे लगा था पहला कागज उद्योग? 1812। 3270 श्री रामपुर में बंगाल के विलियम कैरी के द्वारा। सर ये बात कैसे याद होगा? तो कागज़ पे हम लोग 12 घंटे तक पढ़ते रहते हैं कि नहीं कागज़ पे। तुमको कोई सवाल दे देंगे अगर कागज़ पे बनाने के लिए, तो तुम क्या निकाल दोगी? 32। 32 दांत निकाल दोगी। याद हो गया। और कागज़ को क्या करते हैं हम लोग? कैरी करते हैं हाथ से, तो विलियम कैरी ने बनाया। इतना याद हुआ। उसके बाद जो है लोहा। लोहा कब आया? तो लोहा आया 1870 में। लोहा का स्थापना किया गया, लोहा कंपनी का। इसका नाम था इसको। क्या नाम था? इसको। ये भारत का पहला लोहा कंपनी था जो बना 1870 में। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कुल्टी नाम का जगह। क्या नाम का जगह? कुल्टी। यहाँ जाओगी तो तुमको आएगा उल्टी। फिर है चीनी मिल। चीनी मिल है 1903 में सबसे पहले शुरुआत किया गया। लेकिन इससे भी पहले शुरुआत किया गया था बेतिया में। बेतिया नाम सुनी ना? 1840 में ही। चौ से 40, चौ से चीनी, चौ से 40, चौ से चीनी। लेकिन बेतिया वाला असफल हो गया। तो 1903 में 3 के 13 काम बिगड़ा। चीनी काम बिगाड़ देता अच्छा से नहीं डालोगे तो ये बिहार का जो मरवाड़ा है ना, मधौरा नाम का जगह, वहाँ पे लगाया गया था। ठीक है, मरवाड़ा या मधौरा। फिर उसके बाद जूट कंपनी सर कब लगाया गया था? जूट कंपनी। तो जूट कंपनी 1855 में। जूट कंपनी 1855। कहाँ पे जूट कंपनी लगाया गया था? रिसरा। रिसरा नाम का जगह कहाँ पे? बंगाल में। कैसे याद होगा? तो बोरा देखते हो? बोरा जूट का ही बना रहता है, जूट का रस्सी का बोरा, चीनी का बोरा। तो इसमें रस्सी रहता है ना, तो रिसरा इसे पकड़ में आ जाएगा। कब? 1855। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसने लगाया था? तो एक जॉर्ज ऑकलैंड नाम का आदमी था। जॉर्ज ऑकलैंड। फिर कपास। फिर वे जो कपास जिसको बोलते हैं, कपास बोलो या कॉटन बोलो या सूती वस्त्र बोलो, इससे कपड़ा बनता था। इसके लिए भी 2 प्रयास किया गया है। सबसे पहला प्रयास किया गया था 1818 में। कहाँ पे? फोर्ट ग्लॉस्टर। कलकत्ता में एक जगह है फोर्ट ग्लॉस्टर। तो पूछेगा सबसे पहले कहाँ पे कपास का उद्योग लगाया गया, सूती वस्त्र का? फोर्ट ग्लॉस्टर नाम की जगह पे। कहाँ पे? फोर्ट ग्लॉस्टर 1818 में आई, लेकिन ये असफल हो गया। उसके बाद 1854 में चौहान दादाजी आए मुंबई में। कवास नानाभाई डावर, कवासी नानाभाई डावर, ये आए। कवास नानाभाई डावर ये 1854 में क्या किए? मुंबई में क्या किए? कॉटन लगाए। याद होगा। पहला कब लगा? 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में, लेकिन असफल। सफल कब हुआ कंपनी? तो 1854 में जब लगा फोर्ट ग्लॉस्टर में। 1854 कितना होता है? 1854। 1855 में क्या लगा था? जूट। उसके बाद जो है लोहा इस्पात, मतलब आयरन स्टील। पहले तो था लोहा सिर्फ, अब आयरन स्टील का। 1907 में टिस्को, जानते हो? टाटा का ही ये ऐसी है। वो कंपनी स्थापना हुआ जमशेद जी टाटा के द्वारा 1907 में झारखंड में। याद रहेगा। सीमेंट कहाँ पे हुआ सर? तो सीमेंट का 1904 में चेन्नई में। बता सकते हो? 1904 में सीमेंट चेन्नई में। 4 से सीमेंट चेन्नई में। एल्युमिनियम 1937। तो ये सभी अंग्रेज के समय क्या हुआ? कंपनी बना। क्या बना? अब कंपनी बना तो लेबर आएगा कि नहीं आएगा? अब लेबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, भारत का पहला लोहा और इस्पात संयंत्र कुल्टी में कब स्थापना? पता है? तो कुल्टी जाओगे तो वहाँ उल्टी हुआ। कब? पश्चिम बंगाल में हुआ था। कुल्टी नाम की जगह पश्चिम बंगाल में ही ना है। कब हुआ था? टाइम पीरियड बता। 1818 में। 1818 में। 1870 में आए। 1907 में टिस्को। याद आया? अब यहाँ पे देखो कुछ कमेटी है। क्या है? कुछ कमेटी है जो
समिति बना है जो हम लोग के देश में उस समय क्या कर रहा था, सुझाव दे रहा था कि किस तरीके से इंडस्ट्री चलता है। पूछेगा दत्ता समिति ये किससे संबंधित है, तो कीमत में उतार चढ़ाव होता है ना सामान के, वही समिति देखता है कि क्या सामान का प्राइस है नहीं है। तो दत्ता समिति किससे संबंधित है, कीमत के उतार चढ़ाव से, याद रहेगा। मैकलेगन समिति ये किससे संबंधित है, सहकारी संस्था से। सहकारी संस्था मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल के काम करें तो सहकारी संस्था। हॉलैंड समिति ये किससे संबंधित है, उद्योग से ही संबंधित है, इंडस्ट्री से, याद हुआ, बोलो। हॉलैंड समिति। राजस्व आयोग मतलब पैसा वसूलने को लेकर, वो किससे संबंधित, इसी को रहमतुल्लाह आयोग भी बोलते हैं, ये पैसा उससे से संबंधित था, ठीक है। तो बता हम पूछ रहे दत्ता समिति किससे संबंधित है, कीमत उतार चढ़ाव। अब वैसे याद कर सकते हो, दत्ता से संजय दत्त, नाम सुना है संजय दत्त का, वहाँ पे कैसा बकलो ले रहे, नहीं सुना है नाम। मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखे, मुन्ना, तो वही, तो संजय दत्त का कीमत क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। मैकलेगन समिति क्या है, सहकारी संस्था, क्या है, सहकारी से। अब उसके बाद राजस्व से संबंधित कौन है, रहमतुल्लाह आयोग, ठीक है, समझ में आ गया। अभी कुछ कथा नहीं यहाँ पे। कार्ल मार्क्स बोलता है, पूछेगा कि विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों के से भर दिया गया। इंडिया में तो खुद कपड़ा होता था बहुत सारा, हम लोग कपड़ा खुद बनाते थे, लेकिन इंग्लैंड वाला क्या किया, हम लोग का कपड़ा का ज़रूरत नहीं था, लेकिन उतना सस्ता कपड़ा बनाया कि हम लोग के यहाँ भर दिया। आज भी दिखता है कपड़ा इतना सस्ता मिल नहीं जाता, 50 रुपये 100 रुपये में भी। ये कार्ल मार्क्स बोला है। विलियम बेंटेक बोला, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। इतना ने यहाँ पे कपड़ा ला दिया कि जो बुनकर था वो गरीब हो गया, अब वो यहाँ तो वहाँ रोड पे बैठने लगा। अब यहाँ पर ये रेलवे, अब बताओ जब सब चीज़ उद्योग होगा तो सामान ले जाने के लिए कौन सा चीज़ चाहिए, रेलवे चाहिए ना। रेलवे का विकास देखेंगे कैसे हुआ, यहाँ देखो 1846 में, कब, 1846 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा सैन्य यातायात के लिए पहली बार भारत में रेलवे का विकास की बात की गई। बोला गया कि जब युद्ध होता है तो हमको दिक्कत हो रहा है, अंग्रेज बोला, तो उसी के लिए रेलवे का विकास किया। कब, और 46 में लॉर्ड हार्डिंग, ताकि सेना को बैठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। भारत में रेलवे के विकास का प्रथम चरण माना जाता है 1849 से 64 तक। इस टाइम पीरियड में रेलवे क्या हुआ और तेज़ी से विकास होने लगा। 1849 में पहला रेलवे लाइन बिछाया गया। अभी रेल चला नहीं है, रेलवे लाइन बिछाया गया। रेलवे लाइन मतलब समझ में आता है, ये ट्रैक, ये 1849 में चलाया गया। कहाँ से, तो कलकत्ता से रानीगंज, कलकत्ता से रानीगंज भी कलकत्ता में ही है, ठीक है। फिर 1853 में डलहौजी ने मेमो रेलवे विकास किया 1853 में, ठीक है ना। और जो शुरुआत में रेलवे कंपनी था ना, तो वो प्राइवेट आदमी ही इन्वेस्ट करता था, सरकार नहीं। सरकार के पास उतना पैसा नहीं था, तुमको मन है तो तुम भी रेलवे लाइन खरीद लिए और पैसा लेके चला रहे हो। अब बोला गया था कि तुमको 5% ब्याज भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन जब पहला रेलवे लाइन चला ना, रेलवे लाइन बिछा कहाँ पे पहली बार, कलकत्ता से रानीगंज। कब, 49 में। 46 में पहली बार सेना के लिए बात हुई थी। लेकिन पहला ट्रेन चला कब इस पे, तो मुंबई से थाने, यही जीके का क्वेश्चन तुम लोग का पढ़ते हैं, मुंबई से थाने, ये 1853 में चला। मुंबई जानते हो ना, इसमें 14 वो डब्बा था, 34 किलोमीटर चला, ठीक है। 1879 में लिप्टन के कार्यकाल में सबसे पहले पूर्वी रेलवे को खरीदा गया। लिप्टन बताते, लिप्टन बहुत आरामी आदमी था। उसके समय पूर्वी रेलवे मतलब याद आता है, असम सिक्किम ये सब, वो सब जगह पे विकास किया गया। फिर जो है कर्जन के समय 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की, जिसके संबंधित कई अनुशंसा प्रस्तुत की। अब रेलवे का इतना विकास हो रहा है,
तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि रेलवे बोर्ड बनाया जाएगा ताकि रेलवे के विकास को देखे। तो करजन के समय बना, करजन के समय बना, याद है बंगाल का विभाजन कौन किया था? करजन। 1903 में किसके नेतृत्व में? थॉमस रॉबर्टसन। बोलो याद हुआ? नहीं याद हुआ सब? फिर से याद करा रहे। 1846 में लॉर्ड हार्डिंग सेना के लिए रेलवे का बात कहा। उस टाइम पटरी बिछाए थे। हाँ, उसके बाद हम लोग 1849 में पहला पटरी बिछाए कलकत्ता से रानीगंज। पहला फिर से डलहौजी विकास चलाया 1853 में मुंबई से थाने। सब निजी आदमी का पार्टिसिपेशन था। जब रेलवे पूर्व में रेलवे कौन खरीदा? लिप्टन। फिर जब रेलवे इतना विकास होने लगा तो उसके लिए रेलवे बोर्ड बनाएगा। कब बना? 1903 में। कब? करजन ने। किसके अध्यक्षता में? कोई भी बोर्ड या समिति बनता है एक अध्यक्ष रहता है, बताए थे? बहुत पहले थॉमस रॉबर्टसन। ये हो गया। अब यहाँ पर भी कुछ यहाँ पे कथन है। कथन क्या होता है? कार्ल मार्क्स क्या बोला कि जिस देश में लोहा और कोयला मौजूद हो, अब वहाँ अगर तकनीकी पहुँच जाए तो वो बहुत ही जल्दी आधुनिक बन जाएगा। हम लोग के देश में लोहा था, उद्योग था, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी नहीं था उस समय। नहीं तो हम लोग अभी अमेरिका से भी आगे रहते हैं। और अनॉरलैंड ये क्या बोला कि भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर और टीपू सुल्तान जैसे शासक ने भी नहीं किया, वो भारत को एकीकृत नहीं कर सके। ऑनलाइन नाम के एक आदमी था, वो बोला कि अभी कितना पीछे शासक लोग आया लेकिन पूरे भारत को एक जैसा में बांध नहीं पाया। लेकिन रेलवे क्या पटरी एक जगह से दूसरी जगह पूरे देश को क्या किया? जोड़ दिया। तिलक क्या बोले? भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे के पत्नी को अलंकार को देखकर खुश होना है। मतलब बोल रहा है ये रेलवे का विकास किया तो ज़्यादा खुश मत होइए, तुम्हारे लिए नहीं किया है, अपना माल पहुंचाने, सेना पहुंचाने, लूटने के लिए किया है। समझ में आया? फिर अब ये इतना सारा बात बताए हैं तो तुमको लग रहा होगा कि यहाँ से पैसा जा रहा है विदेश में। तो इस सब का आलोचना किया। सबसे पहले आलोचना किए थे दादा भाई नौरोजी। और भी लोग आलोचना किया कि भारत से पैसा कैसे जा रहा है बाहर। तो पत्रिका था शिशिर कुमार घोष का अमृत बाजार पत्रिका। इसमें लिखा रहता था कि किस तरीके से अंग्रेज हम लोग को लूट के हम लोग का पैसा यहाँ से बाहर ले जा रहा है। फिर जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में हुआ, हर एक साल अधिवेशन होता था ना, बैठक, तो 1896 में याद है वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस के समय। उसमें भी धन की निकासी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो उसमें दादा भाई नौरोजी जो सिद्धांत दिए थे किस तरीके से पैसा यहाँ से ब्रिटेन जा रहा है, उस बात को एक्सेप्टेंस मिला। फिर 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब समझ रहा है? अब ये चला गया ब्रिटेन, लंदन। अब वहाँ पर के नेता के सामने गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के गुरु थे, सर थे, वो जाके बात रखें कि किस तरीके से हम लोग का लुटाई हो रहा है। याद रहेगा? बताओ। अब चलिए यहाँ पे हम सवाल पूछते हैं अगर इतने याद किए हो तो। कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ पे व्याख्यान दिया गया जिसके पश्चात आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया? धन के सिद्धांत की बात कब स्वीकार एक्सेप्ट किया था? 1896 में स्वीकार किया गया ना पहली बार। और ये गोपाल कृष्ण गोखले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो लंदन में जाके कब इस बात को उजागर किए? 1901 में। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। बाउंस हो रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन? गांधी जी के गुरु। 1916 में किसके नेतृत्व में औद्योगिक आयोग भारत आया जिसने भारतीय के उद्योग के संरक्षण पर विचार विमर्श किया? देखो एक सेकेंड।
हम बताए थे कि बहुत सारा भी समिति बना था, दत्ता समिति बना था हाँ। कीमत में उतार चढ़ाव के लिए। उसी तरीके से वो बताए थे औद्योगिक आयोग बना था। अब वो कौन देख रहा था उसका हेड? थॉमस हॉलैंड, याद है? हॉलैंड मतलब विदेशी आदमी हम लोग का उद्योग के बारे में देख रहा है, कैसे यहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसका नाम कहाँ पे आया था? इब्राहिम रहमतुल्लाह। इसका नाम तो सुने ही। राजस्व के लिए, पैसा कैसे उछलाएगा नहीं उछलाएगा उसके लिए। तो 1916 में पहला औद्योगिक आयोग बना था, याद रखेंगे। 16 से 16 महाजनपद में पहला औद्योगिक आयोग कौन बना था? थॉमस हॉलैंड। मतलब हम लोग का उद्योग है, उद्योग मतलब इंडस्ट्री जहाँ सामान बनता है, लेकिन उसको देख रेख कौन कर रहा है? विदेशी आदमी, हॉलैंड का आदमी, ठीक है, थॉमस हॉलैंड। तो याद रहेगा ये दो नाम। रहमतुल्लाह सैनी का नाम कहाँ पे आता है? र से रहमतुल्लाह हो गया, र से राजस्व। राजस्व मतलब समझ में आता है? टैक्स, टैक्स कैसे उछलाएगा, क्या होगा, ये सब चीज़ का। 1833 के चार्टर एक्ट के पश्चात भारत में उत्पादित चाय पहली बार कब बेची गई? कब बेची गई? मतलब देखो 1833 में है ना, 1833 में चाय बागान को लगाया गया। इसके तहत 1823 का चार्टर एक्ट आया, नियम आया, उसके तहत 1835 में ना चाय बागान भारत में लगाया गया। और पहला चाय किसको बेचा? पहला चाय बेचा लंदन में 1838 में। मैं कहानी समझ में आया। 33 में बोल दिया कि तुम लोग चाय वो बेच सकता है, अंग्रेज को बोला गया। हम लोग बोल दिए कि ठीक है तुम चाय बेचो यहाँ पे। तो चाय बागान लगाएगा ना पहले, 35 में लगाया और 38 में जाके में बेचा अपने देश में जाके लंदन में, ठीक है। किस एक्ट के बाद भारत में नील, चाय और कॉफ़ी जैसे बागानी फसलों का विदेशी निवेश शुरू हुआ? बताओ। 1833 में बोला था ना। 1833 में इस चार्टर एक्ट से क्या हुआ? निवेश शुरू हुआ यहाँ पे, ठीक है। देखो इस कहानी मतलब क्या है, अंग्रेज यहाँ पे था तो उसका अधिकार क्या किया गया, ये 1833 में ना बोला गया अंग्रेज को। ये वो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले वही सारा व्यापार करता है। बोला गया क्या तुम खाली अकेले पूरा व्यापार नहीं करेगा, तुम खाली केवल चाय और चीन के साथ अकेले व्यापार कर सकता है। अब बाकी जो व्यापार बच गया ना, तो मेरा और भी कंपनी है, राजा बोला मेरा और भी कंपनी है, उन लोग को भी क्या करने दो, उसमें पैसा लगाने दो। तो यही बात पूछ रहा है, ठीक है। तो 33 में होगा, 13 नहीं। अब यहाँ देखो भारत में असम चाय कंपनी का स्थापना कब हुआ? असम चाय कंपनी पहले बागान लगा था, बागान लगाओगे तब ना चाय कंपनी। देखो बता दे रहे बागान लगा था 1835 बहुत में, बढ़िया। और बेचा गया 38 में। था अपने देश में जाके 38 में। फिर उसके बाद कंपनी बनाया 39 में। कहानी शुरू से 1813 में इसको इजाज़त मिला। 1813 या 33 में? 13 चार्टर एक्ट से, सॉरी 33 से चार्टर एक्ट से। उसके बाद कहाँ हुआ? 1835 में बागान लगाया, उसके बाद बेचा अपने देश में जाके बेचा 1838 में, और उसके बाद कंपनी खोल लिया 1839 में। तो असम चाय कंपनी भारत में कब खुला? 39 में। और चाय बागान लगाया था कब? 35 में। याद रहेगा? बताओ इंडस्ट्रियल आयोग किसके अध्यक्षता में बना था? हॉलैंड। रहमतुल्लाह कैसे संबंधित था? से रहमतुल्लाह, से राजस्व। किस एकमात्र उद्योग में भारतीय पूंजीपतियों की हिस्सेदारी विदेशियों से भी अधिक थी?
मतलब यहाँ पे बहुत सारे व्यापार चल रहा है ना, हम शुरुआत में दिखाए। कपड़ा का बहुत सारे यहाँ पे चल रहा था। सही दिमाग लगा, वस्त्र में, ठीक है, टेक्सटाइल में। अब जो इतना हुआ तब हम लोग देखेंगे कि लेबर के साथ समस्या भी शुरू उठाना होगा। तो देखो, ठीक है, देखो शुरुआत में उदारवादी नेता जो है ना, जो भी लोग हैं शुरुआत में उदासीन थे श्रमिकों की आवाज़ उठाने के लिए, ठीक है ना। वो श्रमिक विधि के निर्माण के पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा कानून बने जिससे श्रमिक लोग को फ़ायदा हो जाए। इसका है क्योंकि वो लोग जमींदार लोग का सपोर्ट करता है। शुरुआत में सब पैसे वाला लोग का सपोर्ट करेगा, तो शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। 1881-1891 के कारखाना अधिनियम उदारवादी नेता का समर्थन नहीं किया। बहुत कुछ नियम बना भी, लेकिन यहाँ पर का जो कुछ नेता था उसको समर्थन नहीं किया। काहे कि नेता को क्या चाहिए? पैसा। अब पैसा कौन देगा? जमींदार लोग। तो वो क्यों श्रमिक का बात करेगा, मालिक का बात करेगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इस प्रकार श्रमिकों को दशा को सुधारने के लिए जो शुरुआत में प्रयास था आत्म केंद्रित था। प्रकृति क्या था? आत्म केंद्रित था, अलग था, आत्म केंद्रित था, स्थानीय समस्या था, व्यक्तिगत था। तो शुरुआत में ऐसा कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं होगा। कुछ आदमी अकेले निकल के आएगा और बात करेगा। जैसे तो इंडिविजुअल प्रयास किसका हुआ शुरुआत में? तो ये देखो इंडिविजुअल प्रयास 1870, याद आ रहा है इसमें क्या हुआ था? लोहा उद्योग इसको का कुल्टी में। तो उसी साल है ना, एक शशिपाद बनर्जी नाम के एक आदमी थे। कौन थे? शशिपाद बनर्जी नाम के आदमी थे। उन्होंने एक अखबार निकाला, भारतीय श्रमजीवी अखबार। इसमें श्रमिक की समस्या को दिखाया लोगों के सामने। फिर एक श्रमिक क्लब का भी स्थापना किए। तो बनर्जी जी 2 काम किए, श्रमजीवी अखबार और श्रमिक क्लब। फिर 1878 में क्या हुआ? शोराबाजी थी, ठीक है ना। कौन थी? शोराबाजी। ये भी बंगाल से ही थी। शोराबाजी क्या है? श्रमिकों की बेहतर कार्यदशा उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत किया। मतलब एक कानून बनाने की मांग की। शोराबाजी क्या की? एक विधेयक प्रस्तुत की। विधेयक मतलब कानून, प्रस्तुत मतलब पब्लिश करना, ठीक है ना। फिर 1840 में क्या हुआ? 1840 नहीं, 1890 में क्या हुआ? एनएम लोखंडे नाम के एक आदमी थे। कौन थे? एनएम लोखंडे। इनका नाम बहुत आगे आएगा। इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला, एनएम लोखंडे, दीनबंधु समाचार पत्र। इसमें भी श्रमिकों की भलाई की बात करते थे। इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन। ये सबसे पुराना एसोसिएशन है। मतलब एसोसिएशन मतलब ग्रुप, लोगों का ग्रुप, जो मजदूर की बात करें। तो एनएम लोखंडे 1890 में कौन सा एसोसिएशन बना है? बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन। लोखंडे बॉम्बे 1990 में है, 1890। ऐसे भी बॉम्बे में एक जगह है लोखंड वाला। अब यहाँ पे देखो कुछ और लोग भी प्रयास किए। 1899 में, याद है, इसमें मुंडा विद्रोह एक बार पढ़ा थे, 1899 में हुआ था। इसमें क्या हुआ? इस समय पहला संगठित आंदोलन हुआ 1899 में। कौन किया? द ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे के द्वारा हुआ। इस हड़ताल को तिलक हो, बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने हो, ये लोग सपोर्ट किया। उस समय जो है ना, भारत में सबसे पहले हड़ताल कर दिया था रेलवे का लोग। किसके द्वारा? अपनी मांग को मनवाने के लिए, काम हमको दो, पैसा दो। ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे के द्वारा। कब हुआ? 1899 में, ठीक। इस बात को कुछ हम लोग भी सपोर्ट किए। शुरुआत में सपोर्ट नहीं कर रहा था कोई, लेकिन अब नेता कुछ निकल गया, तिलक, सुब्रमण्यम अय्यर, बिपिन चंद्र पाल। तो ये कहानी यहाँ पर पहुँचा। धीरे धीरे देखो आंदोलन कैसे बड़ा होते चला जाएगा। उसके बाद समय आया 1905 का, जिस समय स्वदेशी आंदोलन चला। इसमें बंगाल को 2 हिस्सा में बांट दिया गया था, विरोध हुआ था, करजन, याद कराए थे, बंगाल विभाजन। तो स्वदेशी आंदोलन के समय मजदूर अधिक मांगों को लेकर असंगठित और स्वतः स्फूर्त हड़ताल करने की स्थिति से ऊपर उठकर आर्थिक मुद्दों पर सब राष्ट्रवादी नेताओं के समर्थन में संगठित होकर हड़ताल करने की अवस्था में आ गए और व्यापक राजनीतिक आंदोलन में शामिल हो गए।
जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो अब सब लोग मिल गया, बोला हम लोग का सबका बात तो एक ही है मांग, तो हम लोग अब इस बात पे मंथन करेंगे और साथ में बड़ा सा आंदोलन करेंगे। अभी लोग भी कांग्रेस से क्या होगा, जुट जाएगा। उस समय सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस है ना था। तब यहाँ पे देखो, अब जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था 1905 में, तो उस समय क्या क्या हड़ताल हुआ उस समय, तो देखो सुब्रमण्यम अय्यर, चिदम्बरम पिल्लई, इसके नेतृत्व में तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में हड़ताल का आयोजन 1905 में हुआ। तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली ये कहाँ पर जगह है, तमिलनाडु में, मुथुर साउथ में। यहाँ पे सुब्रमण्यम अय्यर और चिदम्बरम पिल्लई ये दो आदमी मिलके मोर्चा संभाल लेते हैं साउथ में। उसके बाद अश्वनी कुमार बनर्जी हो गया, प्रेम तोष हो गया, अपूर्व कुमार घोष हो गया, ये लोग भी हड़ताल किया। फिर श्रमिक और व्यापार की स्थापना का प्रयास, यहाँ पे देखो अब है ना, ये लोग ट्रेड यूनियन बनाएगा, उसकी स्थापना का प्रयास किया। उसके बाद अब फिर एक तो 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे हड़ताल किया था, याद है। उसके बाद उन्हीं जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय भी मजदूरों का बहुत बड़ा हड़ताल हुआ। कब, 1908 में। ये मजदूरों का पहला राजनीतिक हड़ताल था। वो आर्थिक मुद्दे की मांग कर ले करता है, ये राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, राजनीति वाला। क्यों, इसमें इसका अपना कोई मांग नहीं था। तिलक जी जो सपोर्ट कर रहे थे ना इस आंदोलन को, तिलक को ही पकड़ के ले गया, तो ये लोग हड़ताल पे बैठ गया। तो 1908 में तिलक को है ना अंग्रेज लोग पकड़ के ले हाँ 6 साल के लिए जेल हो गया कि तुम काहे सपोर्ट कर रहा है उन लोग को। तो 6 साल के लिए इनको जेल हुआ। तो बम्बई कपड़ा मिल द्वारा तिलक की गिरफ्तारी के विरुद्ध हड़ताल हुआ। कब, 1908 में। ऐसे में तिलक को 6 साल की जेल हुई थी। कहाँ पे, 6 साल की जेल। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, जब देख लिए सर अभी तक गांधी जी नज़र नहीं आए, तब अब समय हो गया प्रथम विश्व युद्ध का। विश्व युद्ध पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा था 1914 के आसपास। उसी समय गांधी जी भारत में प्रवेश करते हैं। भारत में प्रवेश करते हैं तो कांग्रेस पहले अलग हट के चल रहा था, किससे, श्रमिक से। लेकिन गांधी जी श्रमिक और किसान को आपस में जोड़ दिए। और फिर 1918 में इन्होंने एक खेरा आंदोलन किया। खेरा आंदोलन किसके लिए किया, खेड़ा आंदोलन। तो अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल लेबर है ना, कपड़ा बनाता है, उसके लिए। तो पहले तो एक संघ बनाएंगे, पार्टी, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। कब, 1918 में। कब, 1918 में। तो खेरा आंदोलन इसी को बोलते हैं। चंपारण सत्याग्रह पढ़ाए थे, उसी तरीके से खेरा आंदोलन भी हुआ था अहमदाबाद के मजदूरों के लिए, महात्मा गांधी के द्वारा। कब हुआ था, 1918 में। इसमें क्या किया, जो श्रमिक का वेतन है ना, बोले कि जो श्रमिक का वेतन है इसमें 27% वृद्धि करो। उस मतलब बोला गया मालिक लोग से 100 रुपये मिलता है ना, तो तुम लोग इसको 127 रुपया दो। तो ये सफल हो गए थे। तो 1918 में कौन सा एसोसिएशन स्थापना किए थे गांधी बाबा, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, याद हुआ। 1914 में किए थे। 1914 में तो वर्ल्ड वॉर न चल रहा था। और यहाँ पे देखो, अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, 25 मिनट और, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो उसके बाद क्या हो गया, ट्रेड यूनियन बनना स्टार्ट हुआ। ट्रेड यूनियन मतलब समझा दिए ना, मजदूरों का संघ। ट्रेड यूनियन बनाने जाने की आवश्यकता महसूस हुआ। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो देखा कि सामान तो बहुत महंगा होते जा रहा है दिन पर दिन, और सैलरी हम लोग का बढ़ नहीं रहा है, हम लोग ट्रेड यूनियन बनाएंगे। तो वही सबसे पहला ट्रेड यूनियन बना, इसी का नाम है एटक। बहुत जगह सुनोगी, जब भी कभी हड़ताल होगा ना तो वहाँ देखोगे नाम सुनोगी एटक। क्या नाम है, एटक। एटक का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मतलब इसमें कांग्रेस में मिला हुआ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कब बना, 31 अक्टूबर 1920, असहयोग आंदोलन के दौरान। 31 अक्टूबर 1920। इसका प्रेरणा कहाँ से है, मोटिवेशन, एक तो हलचल मच रहा था पूरी दुनिया में, ILO भी बन गया हुआ था, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर पढ़ाए थे, पूरे दुनिया का जो लेबर को देखता है, उससे प्रेरणा लेके। संस्थापक कौन है, तो NM जोशी। कौन है, NM जोशी। NM लोखंडे नहीं, NM जोशी, ठीक है। और एक है VV गिरी,
ये उपराष्ट्रपति थे हम लोग के बने हुए वीवी गिरी, बहुत काम किए हुए एनएम जोशी और वीवी गिरी। तो जो ऐसे याद कर सकते हो कि जोश में आया, गिरी जो है जोश में आया और एटक बना दिया, गिरी जो है जोश में आया और एटक बना दिया। एटक अपने दूसरे अधिनियम में अधिवेशन में ही कांग्रेस से भी पहले स्वराज की मतलब ये भी लोग स्वराज की बात करने लगा एटक लोग कि अब हम लोग भी अब पूरी तरीके से आज़ाद होने चाहते हैं अंग्रेज से, अपना कारखाना खोलेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। अब एटक का विचारधारा क्या था, एटक क्या सोचता था। अपने स्थापना के जो शुरुआती वर्ष में था, एटक ब्रिटेन के श्रमिक दल के सामाजिक और लोकतांत्रिक विचारों को स्थापित किया। अभी शुरुआत में क्या कहा कि जो ब्रिटेन में लोकतांत्रिक विचार चल रहा है, लोगों को अधिकार मिल रहा है, वही अधिकार हमको भी चाहिए। मतलब तुम देख लिया तुमको अच्छा कपड़ा पहना है तो हमको भी अच्छा कपड़ा चाहिए, ये वाला बात है क्या। फिर जो एटक पे है ना, एटक पे गांधीवादी दर्शन का भी प्रभाव पड़ा। मतलब गांधी जी क्या चाहते थे, हिंसा ना हो, तो अहिंसा का प्रभाव पड़ा, वर्ग सहयोग का प्रभाव पड़ा, मजदूर मालिक मिल के रहे, ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रभाव पड़ा। ट्रस्टीशिप क्या होता है, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो गरीब में बांट दो, तो ये सब चीज़ अपनाने लगा एटक। बाद में साम्यवादियों का प्रभाव भी पड़ गया एटक पे। शुरुआत में तो गांधीवादी प्रभाव था, बाद में एक साम्यवादी प्रभाव पड़ गया। साम्यवादी क्या होता है सर, तो कभी हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। एटक का स्थापना कांग्रेस के द्वारा किया गया, लेकिन 1945 से अब तक एटक का संबंध सीबीआई से है। शुरुआत में कांग्रेस से जुड़ा था, अब एक कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है एटक। किससे जुड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी। डीआरबी मॉल वही है। अब एटक का सम्मेलन, ठीक है, इसको बहुत अच्छा से याद रखना है। पहला स्थापना कब हुआ था 1920 में, तो पहला मीटिंग भी कब होगा, 1920 में हुआ था ना। हाँ, वो अक्टूबर 1920 में। तो स्थापना मीटिंग भी कब होगा, 1920 में ही होगा। कहाँ पे होगा, बॉम्बे में होगा। इसका स्थापना कौन किया था एटक का, पता था, वीवी गिरी। गिरी जोश में आया, एटक का स्थापना किया एनएम जोशी। अध्यक्ष कौन बना, लाला लाजपत राय, नाम सुनो, नेता है बहुत बड़े, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। एटक का अध्यक्ष कौन बने, ये दोनों भले स्थापना की है, लेकिन अध्यक्ष कौन बने, लाला लाजपत राय। ये बोले पूंजीवाद साम्राज्यवाद और सैन्यवाद की जुड़वा बहन है। पूंजीवाद साम्राज्यवाद और सैन्यवाद की जुड़वा बहन है। पूंजीवाद मतलब क्या, जो पैसा कमाता है, कैपिटलिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटलिस्ट, मतलब जो पैसा कमाता है उसके विरुद्ध है। उपाध्यक्ष कौन बना, जोसेफ बटिस्टा। उपाध्यक्ष कौन बना था, जोसेफ बटिस्टा। सचिव कौन बना, उपाध्यक्ष बताते ना, अध्यक्ष से छोटा पद है। सेक्रेटरी होता है, याद कराए नहीं सब बहुत बार। दीवान कौन बना था, दीवान रमन और जमुना लाल बजाज। कौन बना, दीवान रामन और जमुना लाल बजाज। ये बोले स्वराज पूंजीपतियों के लिए नहीं, मजदूरों के लिए है। मतलब जमुना लाल बजाज बोले जो स्वराज है वो पूंजीपति लोग लेके क्या करेंगे, गरीब जो है उसको चाहिए स्वराज, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होगा। स्थापना कौन किया था एटक का, वीवी गिरी, एनएम जोशी। अध्यक्ष कौन बना, लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष बटिस्टा, सचिव दीवान रमन, और दीवान जमुना लाल बजाज, ठीक है। फिर एटक का दूसरा सम्मेलन होगा, वो कब हुआ, तो वो गया में हुआ था। कहाँ पे, गया में, ये ठीक है ना। दूसरा चौथा, इसमें अध्यक्षता कौन बने थे, सीआर दास। कौन बने थे, सीआर दास। कांग्रेस के गया अधिवेशन जब 1922 में हुआ तो एटक को कांग्रेस का समर्थन मिला। शुरुआत में कांग्रेस अलग था ना मजदूर से, एटक किसका संगठन है, मजदूर का, कांग्रेस नेता लोग का। तो इसमें अब इसको सपोर्ट मिलने लगा। इसी में सीआर दास बोले अगर दोनों वर्ग को भी राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़े तो कांग्रेस में श्रमिक और किसानों की मांग का समर्थन किया जाना चाहिए। बोले भाई दोनों को जोड़ लो, दोनों के मांग का समर्थन करो, किसान हो चाहे श्रमिक हो। अभी किसान वाला भी पढ़ाएंगे कि अभी श्रमिक वाला चल रहा है। क्या प्रॉब्लम से अब यहाँ पे देखो,
एटक से जुड़ा प्रमुख नेता कौन कौन है? लाला लाजपत राय है एटक से जुड़ा हुआ, तो अध्यक्ष ही बन गए पहले। सी आर दास है, दूसरा सम्मेलन में भी अध्यक्ष बने थे सी आर दास, चित्तरंजन दास, जो बोले थे एटक को कांग्रेस से जोड़ दो। सुभाष चंद्र बोस है जुड़े हुए, अभी नाम नहीं है लेकिन वो भी एटक का अध्यक्ष रह चुके हैं। नेहरू वो भी एटक का अध्यक्ष रहेंगे, बाद में बताएंगे 1929 में। इसी समय एटक है ना कांग्रेस से अलग हो जाएगा। फिर सी एफ लेकिन एंड्रूज, एटक और कांग्रेस तो अलग अलग है ना। कांग्रेस फिर जो है सी एफ एंड्रूज, ये भी एक अध्यक्षता किए। सेन गुप्ता, एनी बेसेंट पर आए थे पर बहुत पहले, विदेश की महिला थी, भारत के लिए बहुत काम की। तो एनी बेसेंट, जिन्ना, पाकिस्तान का, जैसे यहाँ पे भारत में गांधी जी का फोटो छपता है ना हर चीज़ पे, पाकिस्तान में जिन्ना का छपता है। जिन्ना गॉड फादर है वहाँ का, समझ में आया? तो वो भी एटक का सदस्य रह चुके हैं। बीबी गिरी, ये भी इतहाई भाई एटक का स्थापना किया। एनएम जोशी एटक का स्थापना किया। जोसेफ वशिष्ठा एटक में पहला उपाध्यक्ष बना था, याद है? सरोजिनी नायडू, उनका तो नाम भी नहीं है। लेकिन ये भी संबंध है एटक से। दीवान चमन लाल बजाज ये सचिव थे। वीपी वाडिया, ये भी एक आगे हम पढ़ाएंगे आज ही वीपी वाडिया के बारे में, ये भी एटक से क्या है जुड़े हुए हैं। लेकिन जो तुम्हारा तिलक है एटक से नहीं जुड़े हुए हैं, क्यों सर? सोचो तिलक क्यों नहीं जुड़ा रहेगा एटक से? जैसे ही एटक का स्थापना हुआ है तिलक उससे पहले ही मर गया था, इसी कारण तिलक नहीं जुड़ा हुआ है। चाहता था वो भी शुरुआत में तो वही ना, तिलक 6 साल जेल हुआ था और उसके बाद मृत्यु हो गया उनका एटक के समय, समझ में आया? अब क्या हुआ? ट्रेड यूनियन आंदोलनों की क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने और साम्यवादी पर लगाम लगाने हेतु सरकार ने 2 अधिनियम लाया। ट्रेड यूनियन बन गया है, अब कुछ जो है श्रमिक नेता लोग बंदूक उठा लिया सरकार के खिलाफ। सरकार कौन है यहाँ पे? अंग्रेज। तो उसी को रोकने के लिए ना अंग्रेज बिल लाता है, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। कौन लाया? 1926। इसमें जो उसको लगा कि ये ट्रेड यूनियन मेरे लिए हानिकारक नहीं है तो उसको वैलिडिटी देना शुरू किया। और दूसरा इस अधिनियम से क्या हुआ? ट्रेड यूनियन का जो राजनीतिक गतिविधियां है ना उसके लिए कुछ सीमाएं तय कर दी कि तुम इस नेता का सपोर्ट नहीं करेगा, तुम आंदोलन नहीं कर सकता, ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जबकि नागरिक और आपराधिक गतिविधियों को नहीं। तो जो ट्रेड यूनियन अधिनियम लाया मेनली यही था कि जो क्रांतिकारी घटना हो रहा है, बंदूक निकल रहा है, उसको रोकना। समझ में आ गया? और जो ट्रेड यूनियन है उसको वैलिडिटी देना, क्या तुम सही है, तुम गलत है, तुम बंद करो। और इसमें केवल राजनीतिक गतिविधियों के लिए सीमा तय किया, जबकि आपराधिक और नागरिक गतिविधियों के लिए नहीं। इसी तरीके से 1929 में 2 और बिल लाया था मजदूर को नियंत्रण करने के लिए। लेबर डिस्प्यूट बिल 1929 और पब्लिक सेफ्टी बिल 1929। ट्रेड यूनियन आंदोलनों में उग्रवादी क्रांतिकारियों साम्यवादी का प्रभाव देखते हुए इस आंदोलन पर रोक लगाने तो सरकार 2 बिल लाया। कौन बिल लाया? लेबर डिस्प्यूट बिल 1929 और पब्लिक सेफ्टी बिल। पता है तुमको ये बिल जब पास होने वाला था तो भगत सिंह बम फेंक दिए, इन्हीं के कारण इनको फांसी हुआ था। भगत सिंह का नाम सुना है? तो फांसी इसी कारण हुआ था। ये दोनों बिल पास होने वाला था ना लेबर के खिलाफ, तो जाके जहाँ पे बैठा हुआ था सब बॉम्बे फेंक दिए थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अब समझ में आया कहानी? अब आते हैं 1920 के बाद क्या हुआ। ये तो 1920 तक का कहानी देख रहे हैं हम लोग। तो 1920 के बाद क्या हो गया? साम्यवादी आंदोलन का उत्थान हुआ। साम्यवादी लोग कौन है? तो ये लोग बहुत ही खतरनाक होता है, ये लोग क्रांति की बात करेगा। अब क्रांतिकारी और सैनिक भावना आ गई, अब तो और ही लोग लतखोर बन गए मजदूर नेता लोग। अब इसमें कौन कौन जुड़ा हुआ है साम्यवादी से? एटक का पहले किस पे, एटक का प्रभाव शुरुआत में किसका था? कांग्रेस का। अब किस पे बढ़ता चल जा रहा है? साम्यवादी। बता दे कम्युनिस्ट का और सीधे लड़ाई पीठ की बात करता है। इसमें कौन कौन थे? ऐसे डोंगे, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, सोहन सिंह जोशी, एम.एन. रॉय। एन.एम. जोशी नहीं, ये सब इसकी बात कर रहे हैं
मजदूर की, लेकिन ये लोग एटक से संबंधित नहीं है। एटक के दो लोग अपने पक्ष में लेना चाह रहा है, साम्यवादी और कांग्रेस। शुरुआत में कांग्रेस से मिला, कांग्रेस से हट गया, बाद में किसके प्रभाव में चल गया? साम्यवादी। तो इसमें कौन कौन नेता था बोलो मुझसे? ऐसे डोंगे, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, सोहन सिंह जोशी, एम एन रॉय। बस 10 मिनट और। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार एटक का विभाजन होगा और अलग अलग ट्रेड यूनियन बनेगा। अब यहाँ थोड़ा सा भारी लगता है, पता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कहानी समझते हो तो मज़ा आएगा। एटक का पहली बार भी, एटक की स्थापना कब हुआ था कोई तुमसे पूछे तो? 1920। बहुत बढ़िया। तो एटक का पहली बार विभाजन कब होगा? तो नागपुर अधिवेशन 1929 में। याद है जब बिल पास हो रहा था दो, उसमें नेहरू अध्यक्षता था, उस समय एटक का विभाजन हो गया। अब बताओ, एटक विभाजन होगा तो कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में चल जाएगा और कुछ लोग साम्यवादी के पक्ष में चल जाएगा। कुछ साम्यवादी नेता का नाम बता सकते हो? ऐसे डोंगे, मुजफ्फर अहमद, एनएम जोशी नहीं, पीसी जोशी, एनएम जोशी भी था। सोहन जोशी, एनएम जोशी उसमें है नहीं, इसमें था ना, वो एटक का। तब देखो, तो कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में चल जाएंगे, कुछ इसके पक्ष में चल जाएंगे, साम्यवादी। तो साम्यवादी का पक्ष में जो गया उसका वो एक पार्टी बनाया, कामगार किसान पार्टी। क्या नाम है? कामगार किसान पार्टी। 1928 में ही बना लिया, मतलब जस्ट विभाजन से थोड़ा पहले ही वो बना लिया 1928 में। ऐसे डोंगे बनाया, पीसी जोशी, पूरन चंद्र जोशी, एक है प्रफुल्ल जोशी, एक है पूरन चंद्र जोशी है। फिर सोहन सिंह जोशी, ठीक है ना, सोहन सिंह जोशी। इसको याद कर सकते हो, काम डन किया जोश में, मतलब काम से कामगार पार्टी, किसान पार्टी, डन से ऐसे डोंगे बनाया, और पूरन चंद्र जोशी, सोहन जोशी। और कांग्रेस जो है एटक से लोगों के कौन सा बनाया सर? द इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, जिसको बोलते हैं आईटफ, ITUF, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, आईटफ। क्या है? वो 1929 ये विभाजन के बाद बनाया। इसमें कौन रहेगा? तो वही एनएम जोशी और वीवी गिरी, जो असली में एटक का स्थापना किया था। याद आया? कामगार किसान पार्टी 1928 साम्यवादी द्वारा बनाया गया, वो अपने काम निकालने 1928 के लिए। में बना था और ये 1929 में। बहुत बढ़िया। फिर इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, इसको बोलते हैं IFL, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। ये जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना, तो उससे एक साल पहले 1941 में ही MN रॉय एक थे, ये साम्यवादी नेता थे, ये गांधी जी को सपोर्ट नहीं करते थे, ये रूस को सपोर्ट करता था MN रॉय। तो वो बनाया, और भी किसके समर्थन में? अंग्रेजों के समर्थन से, ठीक है। तो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर कौन बनाया था? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, जिस समय हम लोग फ्रीडम की बात कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन में, उसी समय फेडरेशन ऑफ लेबर कौन बनाया? MN रॉय। MN रॉय कौन है? साम्यवादी नेता, पढ़ाए थे। फिर आरटक, ये भी 1929 में बना। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये साम्यवादी नेता एक था, देश पांडे, ये बनाए थे, ठीक है। लाल पांडा, देश पांडे, इसे याद करो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक। अभी क्या पढ़ाए थे ऊपर सर? इनको मिलता जुलता नाम लग रहा है। तो हम पढ़ाए थे इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, आईटफ फेडरेशन है, और ये क्या है? कांग्रेस यूनियन है, ठीक है ना। आईटफ ये क्या है? इंटक। क्या है? इंटक, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये बहुत बड़ा वाला नाम है, तो इसको बनाएगा कोई बड़ा ही आदमी, सरदार पटेल, आज़ादी के समय, ठीक है। फिर हिंदू मजदूर सभा, ये 1948 में ये बनाया था तुमको अशोक मेहता, रामानुजन, जीजी मेहता। ये कांग्रेस में ही समाजवादी लोग भी प्रवेश कर गए थे। साम्यवादी है, एक समाजवादी भी लोग विचार होता है, हल्का हल्का डिफरेंस होता है, ठीक है। कैसे याद करोगे? तो 48 में हिंदू लोग अड़ गया। कौन कौन हिंदू अड़ गया? तो अशोक, राम,
मेहता जी लोग बनाए। फिर है हिंदुस्तान मजदूर सभा, ये है हिंदू मजदूर सभा, ये हिंदुस्तान मजदूर सभा 1938 में बना, पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। 38 में अड़ के पटेल और राजेंद्र भाई कि हम लोग हिंदुस्तान में मजदूर सभा का स्थापना करेंगे। फिर है यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ, ये 1955 में बनाया दत्तोपंत नाम का एक आदमी था, ये भारतीय मजदूर संघ बनाया। फिर यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, KT साहब बनाया यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इतना है, एक बार फिर से रिवीजन करा दे, ये वाला थोड़ा टफ हो गया ना। देखो तुमको तो पता ही, एटक 1920 में बना। एटक का विभाजन कब हुआ, बोलते जाओ। 1929, जब नेहरू थे, नागपुर में हुआ था विभाजन। कामगार पार्टी कौन बनाएगा, साम्यवादी लोग, एसिड डोंगे, पूरनचंद जोशी, सोहन जोशी, कामधन जोश में। फिर क्या बन गया, ईटफ, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनेगा। कौन बनाएगा, कांग्रेस वाला 1929 में वही बनाएगा, और बीबी गोरी। फिर कौन बनेगा, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर 1941 में, जिसमें फ्रीडम की बात कर रहे थे, तो इसमें फेडरेशन ऑफ लेबर बनाया था कौन, जो रूल्स को सपोर्ट कर रहा था, एम एन रॉय। फिर रेड वाला कौन बनाया था, रेड ट्रेड यूनियन, देश पांडे। फिर एक बहुत बड़ा नाम मिलेगा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक। क्या है, इंटक, ये कौन बनाया था, आज़ादी के समय, पटेल 1947। हिंदू मजदूर सभा, एक है हिंदुस्तान मजदूर सभा, तो एक है हिंदू मजदूर सभा 1948 में। कौन कौन हिंदू लोग बनाया, तो अशोक, राम, जी मेहता। हिंदुस्तान मजदूर सभा और एक है बनाने के लिए 1938 में पटेल, राजेंद्र प्रसाद। भारतीय मजदूर संघ 1955, भारतीय मजदूर संघ 1955, दत्तोपंत। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, KT शाह, शाहजी क्या किए, यूनाइट किए। शाहजी क्या किए, शाहजी भोसले यूनाइट किया, ऐसे याद कर सकते हो। अब देखो जब इतना सब चीज़ हो गया, तो उसके बाद नियम बना कि नहीं बना, कि खाली समय से बकचोदी चल रहा, बना 6 कारखाना अधिनियम बना। क्या हुआ, 6 कारखाना अधिनियम बना। अच्छा तुमसे पूछा जाए पहला श्रमिक आयोग कब बना था, तो 1857 के जब क्रांति चल रहा था, उसी समय श्रमिक आयोग बना था। औद्योगिक आयोग कब बना था बता तो, इंडस्ट्रियल आयोग, आज ही प्राय सोजस महाजनपद 1916 में बनाया था थॉमस हॉलैंड। अब यहाँ पे देखो 1881 में रिपन नाम का आदमी था। 1881 में ना पहला जनगणना हम लोग का नियमित रूप, जनगणना है ना, आता तुम्हारे घर पे जोड़ता है, तुम्हारे घर में कितना आदमी है, तो पहली बार हुआ था 1871 में, लेकिन फाइनल 1872 में, लेकिन फाइनली रूप से हुआ था 1881 में। तो रिपन था उस समय। वो लोग बोला ना पहला वाला कारखाना बालक से संबंधित है, कि बालक पे केंद्रित है, कि इतना साल से कम बच्चा को काम पे नहीं लगाना चाहिए, अच्छे से काम कराना चाहिए, ये सब जो दिए पूरा। फिर उसके 10 साल बाद लेंस डाउन बनाया, ये महिला के ऊपर बात हुआ, कि महिला लोग जो है रात में काम करने नहीं जाएगी, उसको बच्चा होता है तो उसको छुट्टी मिलना चाहिए। फिर 1911 में बना हार्डिंग के समय, ये अब बोला पुरुष हो गया, बच्चा हो गया, महिला हो गया, पुरुष के बारे में सोचा गया, इसके काम का घंटा तय कर दिया गया, इतना पैसा मिलेगा। इसके बाद भी बना रीडिंग बनाया 1922 में, 34 में वेलिंगटन, और फिर 44 में वेबल बनाया। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, RLH RWW। आर मतलब रिपन बनाया 1881 में, किसके लिए, बालक के लिए। फिर से उसके 10 साल बाद लेंसडाउन बनाया 91 में, किसके लिए, महिला के लिए। फिर उसके 10 साल बाद 20 साल बाद ये हार्डिंग बनाया 1911 में, किसके लिए, पुरुष के लिए। फिर 1922 में बना रीडिंग के समय, फिर वेलिंगटन के समय, फिर वेबल के समय। तो ये सब कारखाना अधिनियम बना। क्या बना, कारखाना अधिनियम। कब कब बना बताओ तो, 81, 91, 1911, 22, 34, 44। याद रहेगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, जिसको ILO बोलते हैं, 1919 में बना था जनेवा में, याद है, जनेवा स्विट्जरलैंड। वो प्रथम अधिवेशन, जनेवा स्विट्जरलैंड पहले हर चीज का क्वार्टर रहता, बहुत बढ़िया। अच्छा तुम अब यहाँ देखो, प्रथम जब अधिवेशन हुआ ना ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का, जिसको ILO बोलते हैं, तो NM जोशी भाग लिया था यहाँ पे। ये वही है जोश में आके क्या बताया था, एटक। वो गया वहाँ पे, तब न गया था 1919 में,
तब ना वहाँ से देख के आया तो एनएम जोशी और वीवी वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति रहे, तब ना 1920 में आके यहाँ पे बनाता है एटक। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब बनाया गया? 1886 में 1 मई को बोला गया कि इंटरनेशनल लेबर डे। याद है तुम्हारे पापा का दिन कौन सा डे है? याद है? पढ़ाए थे? टॉयलेट डे याद है? मेंस डे पुरुष दिवस। भारत में सर्वप्रथम मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई 1923 को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 1 मई 1886 को। ये कौन बनाया था? सिंगार वेलू चट्टीगाड़ ने। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना कौन किया? बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन का स्थापना बताए थे 1890 में। बॉम्बे में कौन है? लोखंड वाला एक जगह है, तो एनएम लोखंडे। मद्रास एसोसिएशन कब बना? एनएम लोखंडे या एनएम जोशी? एनएम लोखंडे। एनएम जोशी अलग, एनएम लोखंडे ही दूसरा है, ठीक है ना। एनएम जोशी कौन है? एटक का स्थापना करने वाला। बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन कौन बना 1890 में? एनएम जोशी। मद्रास एसोसिएशन वीपी वाडिया, ये भारत का पहला एसोसिएशन दिया वीपी वाडिया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 गांधी जी। याद है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। बॉम्बे में लोखंडे, मद्रास में वीपी वाडिया 1918। अच्छा, भारत में ट्रेड यूनियन का क्रांतिकारी चरण किसे माना जाता है? मतलब कब क्रांति होगा? बताए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब बिल पेश होने लगा था 1926 में हुआ था ट्रेड यूनियन अधिनियम। और 1939 में जब क्या हो गया, एटक में विभाजन होने लगा, तो फिर क्रांतिकारी रुक गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद। अब यहाँ पे देखो, गांधी जी ने कब नारा दिया कि किसान और मजदूर आंदोलन हाथ पांव है आंदोलन के? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना, उसी समय बोले कि देख भाई, किसान और मजदूर को मिला लो, अकेले कोई चीज़ नहीं होता है, मिल के लड़ाई करो। वो दोनों क्या है? हाथ पांव है। तुमसे पूछा जब भारत में सबसे पहले मजदूर आंदोलन को संगठित कौन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनएम लोखंडे। पता था इंडिविजुअल प्रयास में 3 वैसे करके, तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ था। यहाँ पे कौन थे? शशि पाद बनर्जी। शोराबाजी विधेयक प्रस्तुत की, ये श्रमजीवी क्लब और एक श्रमजीवी पत्रिका स्थापना की थी, एक विधेयक प्रस्तुत की थी शोराबाजी। यहीं पे नाम था एनएम लोखंडे का 1890 में। तो सबसे पहले मजदूर आंदोलन को संगठित कौन किया? लोखंडे। कौन? एनएम लोखंडे। अब ये बीवी गिरी कौन थे? हम लोग के उपराष्ट्रपति भी थे, 4th नंबर के। ये राष्ट्रपति भी बने, उपराष्ट्रपति भी बने, दोनों थे। आगे चल के जब हम लोग आज़ाद हुए तो राष्ट्रपति भी बने, उपराष्ट्रपति भी बने। और ये 1923 में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का स्थापना किए। 1920 में ये एटक का अध्यक्ष, नहीं एटक का अध्यक्ष 1920 में थोड़े बने थे ये भी, लेकिन अध्यक्षता किए थे, बताए थे 1926 में किए थे। फिर से आईएलओ में 1927 में आईएलओ का प्रतिनिधित्व करके गए थे, लेकिन सबसे पहले कौन गया था आईएलओ में? एनएम जोशी 1919 में, याद है। लेकिन ये भी गए थे, लेकिन ये कब गए थे? 1927। आईएलओ कौन है? पूरी दुनिया का लेबर का ऑर्गेनाइजेशन, याद आ रहा है। होम रूल आंदोलन में भी भाग लिया, गांधीवादी आंदोलन में भी भाग लिया। वीवी गिरी जो हम लोग के राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे और साथ में श्रमिक के लिए सोचते थे, उनके बुक का नाम है ये लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री। लेबर के लिए बहुत काम किए थे, इसका एक बुक लिखे, उस बुक का नाम क्या है? पढ़ो, लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री। अब यहाँ पे देखो, भारत का पहला मजदूर संघ किसने दिया? मजदूर संघ बोल रहा है, वीपी वाडिया ने दिया 1918 में। मद्रास मजदूर संघ वीपी वाडिया ने दिया, ठीक है ना। और गांधी जी ने कब दिया था? गांधी जी ने भी दिया था अहमदाबाद मजदूर संघ 1918। भारत में पहला मजदूर आंदोलन कौन संगठित किया, ये बता दे। पहला मजदूर आंदोलन एटक। आंदोलन कौन आदमी का नाम पूछ रहा है? एनएम लोखंडे। एनएम लोखंडे या एनएम जोशी? एटक का नाम पूछे तब एनएम जोशी 1890 में, ठीक है। भारत का केंद्रीय ट्रेड यूनियन कब बना? मतलब एटक का स्थापना 1920। भारत में सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन है? बताए थे सबसे बड़ा इंटक 1947 हाँ, में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। श्रमजीवी क्लब, श्रमजीवी पत्रिका किसके समय का है? शशि पाद बनर्जी के द्वारा, ठीक है। बस ये एक पेज और है, खत्म। यहाँ बोल रहा है
हु ओपन द फर्स्ट रेगुलर ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन पहला रेगुलर कौन दिया? आंदोलन नहीं बोल रहा, ट्रेड यूनियन बोल रहा था। बीपी वाडिया, मद्रास लेबर एसोसिएशन 1918। फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया इन प्रॉपर वे, तो वही है मद्रास लेबर एसोसिएशन, बीपी वाडिया वाला। हु वाज द फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट? लेबर मूवमेंट मतलब क्या होता है? आंदोलन। कौन? क्या आप बताते मतलब मार खाएगा बनाते। एनम लोखंडे। बहुत बढ़िया, एनम लोखंडे। कब? 1890। बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन। लेबर किसान पार्टी, ये तुमको नहीं पता है। सिंगार वैल्यू चटियार, याद है? लेबर किसान पार्टी सिंगार वैल्यू चटियार। और यही घोषणा किया था कि 1923 में 1 मई से हर साल क्या मनाते हैं हम लोग? लेबर डे। उस दिन छुट्टी भी होगा तुम्हारा, देखना लेबर डे के दिन। हाँ, था स्कूल बंद था। मेरे पापा को भी छुट्टी था। पापा को छुट्टी था, 1 मई को था। हाँ। तो ये सब कहानी समझ में आ रहा है क्यों होता है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन भारत में प्रतिनिधित्व कौन किया? ILO में को सबसे पहली बार कौन गया था? 1919 में एनएम जोशी। तब न देख के आया वहाँ पे था, बनाया फिर। तब बनाया एटक। एटक। फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये 1946 में अंबेडकर बनाए थे, तुमको नहीं पढ़ाए थे। ट्रेड यूनियन बिल कब आया? 1926। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल, लेबर डिस्प्यूट बिल कब आया? पब्लिक सेफ्टी बिल, लेबर डिस्प्यूट बिल 1929। इसी पर तो बॉम्ब गिरा दिया दोनों, पास होने वाला था तो, है कि नहीं? चलिए छुट्टी। चलिए तो अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस कराते हैं। बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? तो बॉम्बे में कौन आएगा? लोखंडे आएगा। बॉम्बे में लोखंड वाला है तो एनएम लोखंडे। कब हुआ? 1884। कई बार 1890 दिया रहेगा, लेकिन मेन डेट है 1884 में हुआ। भारत में पहला श्रमिक आंदोलन कब हुआ? तो 75 बार बोले हैं कि 1875 में हुआ। UGC नेट में पूछा था ये, 1875 में हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं कि 1862 में जो है ना, भारत में पहला श्रमिक आंदोलन हुआ, जब हावड़ा रेलवे स्टेशन पर 1200 रेलवे कर्मचारियों ने 8 घंटे कार्य सप्ताह का अनुरोध किया कि हम लोग 8 घंटे कार्य सप्ताह का काम करेंगे। फिर शशिपाल बनर्जी 1870 में वर्किंग मैंस क्लब का गठन किया और उन्होंने श्रमजीवी पत्रिका का प्रकाशित किया। फिर श्रमिक आंदोलन की उत्पत्ति कब हुई? 1860 में हुई। कब हुई? 1860 में हुई। और लेकिन भारत में पहला श्रमिक विरोध कब हुआ? 1875 में, जिसमें 1875 में किसका भूमिका था इसमें? तो SS बंगाली नाम करके एक आदमी था, उनका प्रमुख भूमिका रहा है इसमें। ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन का स्थापना कौन किया? तो बॉम्बे में कौन आएगा? लोखंड वाला। कब हुआ? 1884 में। ठीक है ना? तो एनएम लोखंडे। और यहाँ फिर दूसरा पूछ रहा, भारत का पहला रजिस्टर्ड श्रमिक संघ कौन है? तो मद्रास लेबर यूनियन। 1918 में मद्रास लेबर यूनियन, जो बीपी वाडिया ने दिया था। ठीक है। फिर पूछ रहा है कि भारत में श्रमिक आंदोलन का अग्रदूत माने जाने वाले नारायण मेघाजी लोखंडे, एनएम लोखंडे ने 1890 में किस पहले संगठन की स्थापना की? तो 90 बोले, इसी को 1884 बोलते हैं। कौन है? बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन। फिर है यहाँ पे रॉयल कमीशन ऑन लेबर, जिसे हम लोग व्हिटली कमीशन भी बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ था? तो इस दोनों में से कन्फ्यूजन है, मुझे लग रहा है 1929 में हुआ होगा। कब हुआ है इसका? तो देखो 1929 में ही गठन हुआ था व्हिटली कमीशन का, लेबर के ऊपर है। लेकिन 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ था, याद है? फिर है इंटक। क्या है इंटक? बताते हैं, इसका नाम बहुत बड़ा है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका स्थापना आज़ादी से पहले, आज़ादी के समय सरदार पटेल ने 1947 में किया था, याद रहेगा। फिर है यहाँ पे ट्रेड यूनियन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? जिससे ट्रेड यूनियन को कानूनी मान्यता दिया गया, तो 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ था, जिससे इसको वैलिडिटी मिला। बीपी वाडिया ने 1918 में स्थापित भारत का पहला आधुनिक संगठित ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो पहला संगठित ट्रेड यूनियन कौन सा बनाया था? तो मद्रास लेबर एसोसिएशन, जो कि 1918 में, एसोसिएशन यूनियन, ठीक
ठीक है ना। बीपी वाई 1918 में। अब यहाँ पे बीपीएससी में पूछा था कौन सा जो पॉलिटिकल कौन सा ट्रेड यूनियन किस पार्टी से संबंधित है, तो एटक का संबंध किससे है, इसी में हमको कन्फ्यूजन हो गया था सीपीआई से। एटक का संबंध किससे है, सीपीआई से है, याद रहेगा। एटक का संबंध किससे है, सीपीआई से है। सी से कांग्रेस, सी से सीपीआई। इंटक का कांग्रेस, इंटक का किससे है, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, तो ये कांग्रेस से। इंटक किससे है, कांग्रेस से है। और से भारतीय मजदूर संघ किससे है, तो भारतीय जनता पार्टी से है। सेंट्रल फॉर C2 सेंटर फॉर किसके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट से। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड। हिंदू मजदूर संघ किससे है, समाजवादी। हिंदू मजदूर सभा समाजवादी। मजदूर संघ किससे है, तो जनता पार्टी। लेकिन मजदूर सभा किससे है, तो समाजवादी पार्टी। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन अनएफिलिएटेड है। तो ये याद रहेगा किससे कौन संबंधित है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है, ठीक है। फिर भारत में आधुनिक उद्योग धंधों की नींव कब पड़ी थी, तो 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में। जैसे कि देखो टिस्को का स्थापना हुआ 1907, 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध 1855 में। 1856 बहुत सारी चीज़ स्थापना हुआ। फिर है जो 1860, फिर है 1860 में पारित किस अधिनियम ने श्रमिकों द्वारा जो एम्प्लॉयर की सहमति के बिना नौकरी छोड़ने पर मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया। 1860 में एक एक्ट आया, इस एक्ट का नाम था वर्कर्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वर्कर्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, श्रमिक अनुबंध उल्लंघन अधिनियम। इसके द्वारा यह दमनकारी प्रावधान किया गया था कि यदि कोई श्रमिक अपने मालिक के सहमति के बिना काम छोड़ता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है। फिर श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए शुरुआती दौर में आरंभिक प्रयास किसके द्वारा किया गया, श्रमिकों की स्थिति के सुधार में तो शुरुआत में किया था सामाजिक कार्यकर्ता, लोकपाल, धार्मिक नेता, ये लोग सुधार किया। फिर प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम, फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881 के प्रावधानों के संबंध में कौन सा सही है, तो इसमें जो 7 साल से कम उम्र का बच्चा है ना, उसको रोजगार पे पूरी तरह निषेध किया गया, इसमें कोई भी रोजगार में इसको नहीं लगाया जा सकता है। फिर है कोई भी रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है। पहला कारखाना अधिनियम में 7 साल से कम बच्चा का आयु के लिए, जो 7 से 12 साल का बच्चा वो केवल 9 घंटे ही काम करेगा, और ठीक है। फिर यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता और ब्रह्म समाज के नेता शशिपाद बनर्जी ने 1870 में कौन सा समाचार पत्रिका चलाया, यानी कि ब्रह्म समाज से भी संबंधित है। श्रमजीवी पत्रिका नहीं, भारत श्रमजीवी चलाया था। कन्फ्यूजन नहीं हुआ होना कि श्रमजीवी चलाया था, भारत श्रमजीवी चलाया था। 1862 में याद रखेंगे कि जिस समय 1899 में क्या हुआ था, ग्रेट इंडियन मुंडा विद्रोह के समय पेनिनसुलर रेलवे हड़ताल चलाया था। उसी तरीके से 1862 में हावड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी ने भी हड़ताल चलाया था। किस मांग को लेकर, तो वो 8 घंटे कार्य दिवस, सप्ताह में 8 घंटे ही काम करेंगे, 8 घंटे प्रति सप्ताह, 8 घंटे कार्य दिवस का हड़ताल कहा था। और उसके बाद जो है 1878 में बॉम्बे मिलों में और कारखानों में श्रमिकों के लिए काम के घंटे को विनियमित करने का प्रयास किसने किया था 1878 में, बताओ। बॉम्बे में तो ये सोहराबाई बनर्जी, याद है ना। सोहराबाई बनर्जी क्या की थी, विनियमित करने का एक विधेयक प्रस्तुत की थी। सोहराबाजी बनर्जी क्या की थी, शुरुआत में 1878 में काम के घंटों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत की थी, याद है ना, सोहराबाजी बनर्जी। फिर यहाँ पे एन.एम. लेकुंटे के प्रयास के संदर्भ में 1891 में के तहत बच्चों के लिए कानून बनाया गया। इसमें क्या था कि 9 वर्ष से इसमें क्या लागू किया गया था कि इसमें लागू किया गया था 91 में 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के काम पर प्रतिबंध
1881 में तो 7 वर्ष बोला था, 1891 में 9 वर्ष कर दिया, और 9 से 14 क्या है, केवल 7 घंटे तक काम करेगा। ठीक है, याद रहेगा, 9 से 14 केवल 7 घंटे तक काम करेगा, और 9 वर्ष से कम के नीचे का तो काम ही नहीं करेगा 91 में। ये 1881 में क्या हुआ था कि 7 से कम का तो कोई काम ही नहीं करेगा, और जो 7 से 12 है वो केवल 7 घंटे या 8 घंटे काम करेगा उम्र का बच्चा। फिर ये देखो बहुत बड़ा है, बताया था स्वदेशी आंदोलन के समय भी बहुत सारे नेताओं ने हड़ताल का आयोजन किया था। इसमें कौन कौन सा नेता था जो हड़ताल का आयोजन किया? अश्वनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुमार राय चौधरी और प्रेम तोष बोस। अश्वनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुमार चौधरी और प्रेम तोष बोस, ये लोग जो थे, अपूर्व कुमार घोष, ये लोग भी थे। इन्होंने सरकारी मुद्रणालय, रेलवे, जूट, कपड़ा उद्योग, अनेक जगह क्या किया था, लोग बहुत हड़ताल किया था। एक तो प्रभात, प्रेम तोष, अश्विनी कुमार बनर्जी, अपूर्व कुमार घोष। वर्ष 1908 में बॉम्बे में हुई विशाल राजनीतिक हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? जो 1908 में हुआ था बहुत सारा हड़ताल, उसमें क्या कारण था? तो इस समय जो तिलक को है ना 1908 में जेल भेज दिया गया था। कितने दिन के लिए? तो 6 दिनों के लिए, नहीं 6 दिन के लिए नहीं, 6 साल के लिए जेल भेजा गया था, तो इसलिए विरोध हुआ। भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 के तहत बच्चों को लिए काम करने की अधिकतम अवधि क्या थी? तो ये दिन में अधिकतम अवधि 11 घंटा क्या थी? 11 घंटा। महात्मा गांधी ने किस घटना को एक पूर्ण सफलता कहा था? तो ये कहा था मुंबई में जो 1900 के आसपास 1919 के आसपास जो हड़ताल हुआ था ना, रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान मुंबई में जो हड़ताल हुआ उसको गांधी जी ने पूर्ण सफलता बोला। फिर उसके बाद है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बहुत सारे नेताओं ने हड़ताल का आयोजन किया। इसमें से पूछ रहा है कि कौन था किया था? तो अश्वनी कुमार बनर्जी किया था, ठीक है ना, प्रभात कुमार किया था, प्रेमतोष बोस किया था, अपूर्व कुमार घोष भी किया था। ये लोग सरकारी मुद्रणालय, रेलवे, जूट, कपड़ा उद्योग सभी में हड़ताल किया था। इसी का नाम पूछ रहा है कौन किया था कौन नहीं किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1908 में बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में किस शहर में 6 दिनों का विशाल राजनीतिक हड़ताल हुआ? तो बॉम्बे में ये लोग 1908 में हड़ताल हुआ था तिलक के रिहाई के लिए। फिर यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के दौरान किन नेताओं ने सरकारी मुद्रणालय, रेलवे, जूट और कपड़ा उद्योग में हड़ताल का आयोजन किया था? तो अश्वनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुमार राय चौधरी, प्रेमतोष बोस, अपूर्व कुमार घोष, ये लोग किया था। फिर भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 के अनुसार महिलाओं में से एक दिन में कितने घंटे अधिक काम न कराने का नियम बनाया गया? तो बोला कि एक दिन में 11 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकती है 1911 में। फिर से उसके बाद है बताए थे स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसका नाम भी बताए थे कि तूतीकोरिन तिरुनेलवेली में भी हड़ताल का आयोजन हुआ। ये कौन किया था? तो सुब्रमण्यम अय्यर और चिदम्बरम चिल्लई, ये सब तो दूसरा जगह किया था। सरकारी हड़ताल, ये प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रणालय, जूट, कपड़ा उद्योग, ये सब जगह किया था। लेकिन तूतीकोरिन तिरुनेलवेली में सुब्रमण्यम और चिदम्बरम पिल्लई ने किया। फिर 1908 में कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि बीपी वाडिया की अध्यक्षता में आधुनिक तर्ज पर पहले प्रमुख ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन का गठन कब किया गया? तो बीपी वाडिया मद्रास लेबर यूनियन का गठन पहला ट्रेड यूनियन है 1918 में किया। फिर यहाँ पे सवाल क्या है? यहाँ पे सवाल है कि गांधी जी की ने 1917-18 में अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल का समर्थन किया। बिल्कुल, किसके कहने पर किया था? तो कौन गांधी जी से अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट कौन किया था? तो बहन करेगी। रिक्वेस्ट कौन करती है? बहन करती है, अनुसुईया भाई, बहन साराभाई, ठीक है ना, ये रिक्वेस्ट की। 1917-18 में अहमदाबाद में कपड़ा श्रमिकों के बेहतर वेतन के लिए हड़तालों की गई। अनुसुईया साराभाई बहन के कहने पर गांधी जी
इस हड़ताल का समर्थन किए और वह अनुसुईया बाई, इनकी मोटा बहन को गुजरात की बहन भी कहते हैं। मोटा बहन गुजरात की बहन को कहते हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी और इसे औपचारिक रूप कब दिया गया? तो इसको तो स्थापना अनुसुईया साराभाई बहन की थी। इसका सबसे पहला स्थापना 1917 में हुआ, लेकिन औपचारिक रूप से 1920 में हुआ। तो कब हुआ? 18-20 नहीं, 17-20। ठीक है, 17 में स्थापना हुआ, औपचारिक रूप से अटक के समय हुआ 1920 में। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत इनमें से कौन सा प्रावधान लागू किया गया? कौन सा प्रावधान लागू किया गया? ट्रेड यूनियन 1926 का प्रमुख मांग यही था कि इसमें जो श्रमिक संघ उसको वैलिडिटी मिल जाए, उसको पंजीकरण मिल जाए, उसको नियम संबंधी कानूनों की व्याख्या की गई। 1928 में बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में 6 माह लंबी हड़ताल का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया? 1928 में। तो देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1928 में बोल रहा है। बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में 6 महीना लंबा हड़ताल का आयोजन किसने किया? तो गिरनी कामगार यूनियन के द्वारा। गिरनी कामगार यूनियन के द्वारा 1928 में इसके नेतृत्व में बॉम्बे टेक्सटाइल में 6 महीना लंबा हड़ताल आयोजन किया गया। फिर है इसमें क्या है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं जैसे रेल वगैरह ये सब को प्रयोग करने का शर्त क्या था? तो हड़ताल से पहले प्रशासन को लिखित रूप से पूर्व सूचना देना अनिवार्य था। यही बात लिखा गया था ट्रेड डिस्प्यूट में। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि रेलवे, डाक, जाल, विद्युत जैसी सार्वजनिक सेवाओं में तब तक हड़ताल नहीं की जा सकती जब तक प्रत्यक्ष तौर पे श्रमिक प्रशासन को लिखित रूप में सूचना न दे। यही ट्रेड डिस्प्यूट बिल में लिखा गया था कि लिखित सूचना देना पड़ेगा, बिना उसके हड़ताल नहीं। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में इनमें से कौन सा साम्यवादी नेता प्रमुख रूप से जुड़े हड़ताल से? बताया तो 1920 में जुड़े थे एस एन डोगे, मुजफ्फरपुर अहमद, पीसी जोशी, सोहन सिंह जोशी। याद है? पीसी जोशी, सोहन सिंह जोशी। फिर ट्रेड यूनियन 1926 और 1920 के दशक में श्रमिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये चुनना है आपको। ठीक है, तो चुनिए। आइए, ये बात सही है कि गलत? 1926 में ट्रेड यूनियन वैलिडिटी लाने के लिए किया गया था, ये सही है। 1928 में बॉम्बे टेक्सटाइल्स मिल का हड़ताल का नेतृत्व गिरनी कुमार यूनियन ने किया 6 महीने तक, ये भी सही है। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 रेलवे और डाक जैसे सार्वजनिक सेवाओं में हड़ताल करने के लिए पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया, ये भी सही है। 1926 के ट्रेड यूनियन के तहत राजनीतिक गतिविधियों पर कोई सीमा तय नहीं की गई। राजनीतिक गतिविधियों पर सीमा तय की गई थी 1926 के अधिनियम के तहत, लेकिन जो नागरिक और आपराधिक है उस पर कोई सीमा तय नहीं की गई थी। तो ये चौथा गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। देखो, राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ सीमा तय की गई थी। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ देखो, जो 1929 का जो था एक्ट, उसमें क्या क्या बोला गया? श्रमिकों विवादों के समाधान हेतु जांच एवं परामर्श आयोग की स्थापना को अनिवार्य बना दिया गया। रेलवे, डाक, ये सब जगह अगर आपको हड़ताल करना है तो पहले आपको एक लिखित रूप में सूचना देना पड़ेगा। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था, कितने लोगों पे चला? 33 नहीं, 31 लोगों पे चला। 31 लोगों पे मार्च 1931 में चला। इसमें प्रमुख नाम क्या है? मुजफ्फर अहमद, ऐसे डोंगे, जोगलेकर, फिलिप स्पैट, बेरन बेडली। किस ऐतिहासिक घटना या बिल को मोतीलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक प्रत्यक्ष हमला और भारत की दास्तां बिल नंबर 1 कहा?
तो ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल 1929 है ना, इसी को कहा कि ये भारत के दास्ता बिल नंबर 1 है। कौन का? मोतीलाल नेहरू। क्योंकि 1928 में मोतीलाल नेहरू क्या थे? बहुत एक्टिव थे। फिर यहाँ पे 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसका विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ये कम्युनिस्ट द्वारा लाया गया प्रस्ताव, जैसे रॉयल कमीशन का बहिष्कार और आईएलओ से अलग होना। रॉयल कमीशन का बहिष्कार और आईएलओ से अलग होना। कम्युनिस्ट जो प्रस्ताव ला रहा था, या रॉयल कमीशन का बहिष्कार और आईएलओ से अलग होना, इसी कारण एटक का विभाजन हो गया। उदारवादी नेता एनएम जोशी, वीवी गिरी और शिव राव इन विचारों के खिलाफ थे। इसके परिणाम स्वरूप एटक छोड़ दिए और इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का स्थापना किए। उन्नीस सौ 31 में साम्यवादी उदारवादी समूह ने एटक को छोड़ के बताए थे ना, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITF का इसका स्थापना किया था। कौन कौन? साम्यवादी नेता लोग एनएम जोशी, दीवान चमनालाल बजाज, वीवी गिरी और शिवराव ये लोग कांग्रेस के द्वारा ये सब सपोर्ट किया गया। एनएम जोशी, दीवान चमनालाल, वीवी राव, ठीक है ना, याद आ रहा है। एटक से अलग होकर जो नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना, तो उदारवादी सुरवादी नेताओं इसमें से कौन शामिल नहीं था? तो ये बना ना कांग्रेस के द्वारा। एनएम जोशी शामिल था, दीवान चमनालाल, वीवी गिरी शामिल था, लेकिन नेहरू शामिल नहीं था इसमें। पीछे भी पढ़ाए थे आज। 1927 के चुनाव के बाद बनी कांग्रेस सरकारों के द्वारा लाए गए औद्योगिक विवाद विधेयक का श्रमिकों ने क्यों विरोध किया था? तो 1927 में प्रांतीय चुनाव के बाद जब कांग्रेस का सरकार बना, एक बिल लाए, औद्योगिक विवाद विधेयक बिल, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल। इसका श्रमिकों ने क्यों विरोध किया? क्योंकि इसमें कहा गया था, क्योंकि श्रमिकों को लगा कि इससे केवल हड़तालों पर प्रतिबंध लगेगा और यह तालाबंदी को दंडनीय नहीं बनाता। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एमएन रॉय के नेतृत्व में, याद है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, फ्रीडम के समय ये बनाया था इंडियन ट्रेड यूनियन का। कौन सा बनाया था यार? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। फ्रीडम के समय क्या बनाया था? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। और ये सीपीआई से संचालित था, ब्रिटिश समर्थन से बनाया था। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर भारत छोड़ो आंदोलन से पहले, आज ही तो पढ़ाए, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। अब यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका स्थापना कब हुआ? तो बहुत देर बाद हुआ इसका, 1949 में हुआ था। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो ये क्रांतिकारी समाजवादियों द्वारा अन्य यूनियनों की विचारधारा का विरोध। यूटक का गठन में किस नेता ने भूमिका निभाई थी? यूटक जो है, यूटक 1949 में हुआ था। यूटक 1949, मृणाल क्रांति बोस। यूटक 1949, मृणाल क्रांति बोस, यही इसका मेन रोल है। यूटक मृणाल क्रांति, ये स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ था यूटक के बारे में। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1924। यूटक किस विचारधारा या राजनीतिक दल के मुख्य रूप से प्रभावित रहा है? तो यूटक किससे प्रभावित रहा है? यूटक रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP और वामपंथी से रहा है। क्रांति कौन करेगा? जो रिवोल्यूशनरी होगा वही ना करेगा। तो ऐसे जोड़ सकते हैं कि यूटक का रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से रिलेशन रहा है।
तो यूट्यूब में क्या है 1949, उसके बाद ये रिवॉल्यूशनरी पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादियों द्वारा अन्य यूनियनों की विचारधारा का विरोध, यूट्यूब जो गया मिनरल क्रांति, बोस, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। फिर से महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? तो ये किया था 1918। देखो यहाँ पे 1917 भी दिया हुआ है, महात्मा गांधी के बारे में पूछ रहा है। तो ये कब किए थे? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918। हम एक बार देख ले रहे पीछे क्या चीज़ था। अनुसुईया बहन बोले तब 1917 है, 1920, लेकिन एमजी बोले तो 1918 समझना, ठीक है। किस वर्ष आईएलओ भारत आईएलओ की शासी निकाय गवर्निंग बॉडी का स्थायी सदस्य बना? 1922, 1922, 1919 में तो आईएलओ की स्थापना हुआ, 1922। वर्ष 1919 में भारत सरकार आईएलओ के वाशिंगटन शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो एनएम जोशी ने भाग लिया, तब तो आके एटक बनाया 1920 में। अब ये कथन है, जान लो किसका? एक श्रमिक संघ, जैसा कि हम समझते हैं श्रमिकों को रोजगार और ये को सुधारने के उद्देश्य से पारंपरिक अर्जों का एक सतत अंग है। सिडनी और कोई बिट्रे डाइट्स बोला है। किसने चंदे से साबरमती आश्रम को खंडित होने से बचाया? तो किसने चंदा दिया था? अम्बालाल साराभाई। ये टीआरई में पूछा था। अनुसुईया बहन नहीं मार देना, अम्बालाल साराभाई ये चंदा दिया था। अब ये मद्रास महाजन संघ पे सवाल, मद्रास महाजन संघ पे सवाल। मद्रास महाजन संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, जिसे अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन भी कहा जाता है। याद रहेगा 1917 या 1918, फाइनली 1920। मद्रास महाजन संघ को, मजदूर महाजन संघ को क्या बोला जाता है? अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन भी। औपचारिक 1920। इसका नाम कब आएगा? एमजी में। इसका नाम कब आएगा? अनुसुईया बैन में। सब डेट दिया रहे तो इसको प्रेफरेंस देंगे। याद हो गया? किस निम्नलिखित में से किसे मजदूर महाजन संघ के संस्थापक के रूप में देखा जाता है? तो अनुसुईया साराभाई बहन। मजदूर महाजन संघ की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो अहमदाबाद में हुई थी, क्योंकि इसी को अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी बोला जाता है। मजदूर महाजन संघ की पहली बैठक में संघ का आजीवन अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अनुसुईया भाई, इसी को आजीवन अध्यक्ष बनाया गया। तो को पहले ही नाम दिया गांधी, ये नहीं बने थे। तो महात्मा गांधी ने सर्वसम्मति से इस संघ का आजीवन अध्यक्ष इन्हीं को घोषित किया, अनुसुईया साराभाई बहन को। वर्ष 1918 में अहमदाबाद का जो मिल हड़ताल था, इसके दौरान मजदूरों की मुख्य मांग क्या थी? जो अहमदाबाद टेक्सटाइल हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर, तो वो बोले थे कि प्लेग बोनस को जारी रखा जाए और मजदूरी में 35%, 50% नहीं, 35% बढ़ोतरी करने का मांग रखा था। किस प्रमुख नेता ने अनुसुईया साराभाई के साथ मिलकर मद्रास मजदूर महाजन संघ की स्थापना में भूमिका निभाई? गांधी। याद हो गया?